हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DKSIS एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नीति शास्त्र और उसके सहसंबंध। नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में पहला ही टॉपिक यही नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। उसके अंतर्गत हम लोग नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र का प्रयोग क्या है, उसका सार क्या है, सारा हम अध्ययन करते हैं। लेकिन हम लोग पहले ये जानने की कोशिश, ये भी पहले कल हम जो है नीति शास्त्र क्या है इस पर बात कर लिए। अब हम लोग ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि नीति शास्त्र में हम नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध के मध्य क्या है, अंतर है, क्या विभेद है, क्या क्यों ऐसा है कि नीति शास्त्र को लाया गया समाज के द्वारा, क्या एडॉप्शन है, क्या लोक प्रशासन में हम लोग क्या उसका अध्ययन करेंगे, किस तरीके से हम आज इस पर बातचीत करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे आज का टॉपिक हमारा ये नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए कि अब आप नीति शास्त्र में क्या पढ़ते थे ये तो आपको पता ही है। नीति शास्त्र में आप सिंपल सी बात है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके बारे में आप भेद करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप नीति शास्त्र को अगर समझ लिए अच्छे तरीके से तो आपको कम से कम ये लाइफ में मालूम चल जाएगा, या आपके जो मूल्य हैं, मूल्यों के द्वारा ही आप इथिकल वे में अपने लाइफ को ले जाते हैं। तो आप मूल्यों के द्वारा ही पता कर पाएंगे कि, या नीति शास्त्र के द्वारा या नैतिकता के द्वारा अपने पता कर पाएंगे कि आपके अंदर क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। और वो कैसे करेंगे? जो समाज में कुछ अच्छी मान्यताएं चल रही हैं, जो समाज को आगे ले जाने वाली हैं, जो मानव कल्याण के लिए आगे काम करने वाली हैं, इस पर जो बात होगी, इसके जो सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत और बेसिक सिद्धांत जो समाज में मौजूद है, जैसे कि घृणा, प्रेम, जैसे कि प्रेम, घृणा, ठीक है, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें से क्या सही है और क्या गलत है? क्या किसी से ईर्ष्या करना सही है? आप ही बताइए। ठीक है, आइए करके जानिए, खुद करके जानिए कि क्या ईर्ष्या सही है? ईर्ष्या जो है सही है? किसी से ईर्ष्या करना क्या सही है? हैं? किसी से, ठीक है, किसी पर क्रोध करना क्या सही है? हमेशा के आप इस देखिए, ये वाला जो तथ्य है, आप मान सकते हैं कि कभी कभी क्रोध काम करता है, लेकिन मैं हमेशा वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, सार्वभौम वाली। क्या हमेशा ईर्ष्या करना, जलन रखना किसी से कोई अच्छी बात है? ये नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें ये अनुचित हो जाएंगी, अनुचित में आ जाएंगे। ठीक है, ये अनुचित में आ जाएंगे, अनुचित में आ जाएंगे। ठीक है, उचित में क्या आएगा? जैसे प्रेम, करुणा, ठीक है, ईमानदारी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है? ये उचित कर्म है हमारे, ये उचित कर्म है। तो जो नीति शास्त्र है ना, हमको यही करना सिखाता है कि ये ईमानदारी क्या है, ये सत्य नाम की क्या चीज़ है, ये प्रेम क्या है, ये करुणा क्या है, ठीक है, ये दया क्या है। इन सब सारे बिंदुओं पर इथिक्स बात करता है। और ईर्ष्या क्या है, क्रोध क्या है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ईर्ष्या, क्रोध, काम, वासना, या तमाम जो गलत चीज़ें हैं, इन पर क्या करता है? ये हमें सतर्क करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? ठीक, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका हम अध्ययन क्यों पड़ी भाई, बताइए। देखिए, दो कारणों से। पहली बात ये जानिए,
मनुष्य, मनुष्य, ठीक, मनुष्य है या इसको प्राणी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ठीक है। इसकी मनुष्य का क्या होता है, एक निजी जिंदगी होता है, निजी जीवन, ठीक, और एक सार्वजनिक जीवन, ठीक, या इसको सामाजिक जीवन भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है, निजी जिंदगी का मतलब ये है कि जैसे आपका परिवार, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, ठीक है, रिश्तेदार, ये लोग किस कैटेगरी में आएंगे, निजी जीवन में आएंगे, ठीक। और ये सार्वजनिक जीवन मतलब ये समाज में रहने वाले लोग, अगर आप प्रशासन में हैं तो वहाँ के लोग, ठीक, प्रशासन में जो स्थितियाँ हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ के लोग, प्रशासन में आपका जो क्रियाकलाप है वहाँ से संबंधित है ये, ठीक है। और निजी जीवन में क्या है कि हम जो निजी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, मतलब पर्सनल के लिए, हमेशा अपने लिए। और एक चीज़, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में एक और डिफरेंस देखिए, बताता हूँ। ठीक है, निजी जीवन में क्या होता है कि यहाँ पे आप जुड़े रहते हैं, मतलब यहाँ पे प्रेम, दया, करुणा, ठीक है, प्रेम, दया, करुणा, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पास होती हैं, ठीक है, भावना पास होती हैं। पास होने का क्या मतलब है यहाँ पे भाई, पास होने का मतलब है कि ये बहुत ही गूढ़ रूप में इसमें व्याप्त रहती हैं, ठीक है। मतलब कि आप जैसे अगर माँ है, पिता है, या इनको कोई प्रॉब्लम हो गया, या किसी बहन को कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर ऐसा कोई समस्या आता है आपके सामने, तो क्या करते हैं वहाँ पे आप एकदम, वहाँ पे अगर मान लीजिए उनको कोई स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हो गया, तो अचानक से बहुत ही आप घबरा जाते हैं और कहते हैं जो है कुछ न कुछ उसका उपाय करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग, भावना वो आती है, करुणा, दया, इन सब की भावना आती है, और ये सारे टर्म्स पास रहते हैं यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको निजी जीवन कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सार्वजनिक जीवन, मतलब अगर आप मान लीजिए आप बन गए IAS, अब IAS बनने के बाद आप क्या करेंगे भाई, अब जहाँ जाएंगे, जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे, जो पद आपको मिलेगा, वहाँ पे जो काम करेंगे, वहाँ की जो कार्य संस्कृति होगी, वहाँ का जो कल्चर होगा, जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, और सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपके अंदर वो भावना होगी, दया, करुणा, ठीक है, भावना, ये जैसी, ये इत्यादि, ETC, ये सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे पास तो एकदम नहीं रहेंगी, लेकिन क्या है कि थोड़ी कुछ दूर कुछ दूर पर ये रहेंगी, ठीक है, दूरी पर रहेंगे, ठीक है। दया, करुणा, भावना इत्यादि, ये सब मतलब जो जिस प्रकार से आप निजी ज़िंदगी में अपने कर रहे थे, निजी ज़िंदगी के लिए, लोगों के लिए, जो अपने माता पिता के लिए जो कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे दूरी दिखाई देगा आपको, मतलब उस तरीके वाला इमोशन, सिंपैथी शायद यहाँ पे ना हो, ठीक है। अगर होता है तो और अच्छी बात है। अगर आप गांधी की तरह चलेंगे कि पूरा विश्व ही परिवार है, तो वो अलग चीज़ है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये निजी जीवन है और ये सार्वजनिक जीवन है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए भाई, तो हम बात करने वाले हैं कहाँ पे, अभी यहाँ कुछ इसकी आकांक्षाएं होंगी, मनुष्य है, अब इसकी कुछ आकांक्षाएं होंगी। आकांक्षा क्या होगा भाई, ठीक, लाभ कमाना, कुछ स्वार्थ होगा इसका, कुछ लालसा होगा, ठीक, स्वार्थ होगा, लालसा होगा, ठीक है, कुछ इच्छा होगा,
अभिलाषा, ठीक, इच्छा, स्वार्थ, अभिलाषा, ये सारी चीज़ें ETC, कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी मान लीजिए, ठीक है। मनुष्य है तो उसके अंदर कुछ स्वार्थ आ जाएगा, लालसा भी आएगा, ठीक, इच्छा भी आएगा, अभिलाषा भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आएंगी ना। प्रेम और करुणा भी होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आगे, प्रेम, करुणा, दया, ठीक, और भी जो आपको समझ में आए अच्छी चीज़ें, प्रेम, कया, करुणा इत्यादि ETC, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, मनुष्य है तो उसके अंदर स्वार्थ, लालसा, इच्छा और अभिलाषा जैसी भी चीज़ आएगी, और प्रेम और करुणा उसके अंदर, और दया जैसी भावना भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो अब देखिए, अब इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, इसमें दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो सकारात्मक पक्ष है, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष, दो पक्ष आ गए कि नहीं। स्वार्थ, लालसा, इच्छा, अभिलाषा, ये ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें जो है आपको नकारात्मक पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन प्रेम और करुणा, दया जैसी चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाएंगी, ये सकारात्मक पक्ष में मनुष्य के आ जाएंगी, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, अब बताते हैं आगे। नकारात्मक पहलू, दो पहलू। अब मनुष्य के कितने पहलू हो गए, सकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में क्या क्या हम लोग देखे थे, प्रेम, करुणा, दया, ठीक है, भावना, ठीक, परोपकार इत्यादि जो चीज़ें हैं ये किस में आ जाएंगी, सकारात्मक पहलू में मनुष्य के, ठीक है। मनुष्य के ही दोनों गुण हैं, अनिवार्य गुण हैं, ठीक है। ये रहते ही रहते हैं, किसी में कम ज़्यादा रहता ही है। और देखिए, आता जाता रहता है, कहने का मतलब है, कभी मनुष्य को दया आता है, कभी करुणा आता है, कभी जो है गुस्सा आता है, कभी जो है स्वार्थ होता है, उसके अंदर अभिलाषा हो जाता है, इच्छा पैदा हो जाता है। ये सारी चीज़ें मनुष्य का ही गुण है, आता जाता रहता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये क्या है, बदलता रहता है इसका स्वरूप, ये अनिवार्य रूप में ही मनुष्य में रहता है, ध्यान रखना है आपको। तो मनुष्य में सकारात्मक पहलू हो गए और नकारात्मक पहलू, इन दोनों में क्या होगा भाई, द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व का मतलब भेद, भेदभाव, द्वंद्व, ठीक है, तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू के बीच क्या होगा, भेदभाव, द्वंद्व, तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो अब इस स्थितियों, अब इस मामले में जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो क्या होगा भाई, तब जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो क्या होगा, संघर्ष हो जाएगा समाज में। पता चला क्या होगा भाई, संघर्ष हो गया, ठीक है। अब संघर्ष हो गया समाज में। अब संघर्ष होने के बाद क्या जन्म लेगा, संघर्ष के बाद क्या होगा, इधर देखिए, संघर्ष के बाद क्या होगा, संघर्ष हो जाएगा। संघर्ष के बाद कैसी स्थिति आ जाएगी, तनावग्रस्त स्थिति हो जाएगी। जो है यहाँ पे जो है संसाधनों की मारामारी, संसाधनों की मारामारी प्लस यहाँ पे क्या होगा, जातिवाद प्लस व्यक्तिवाद प्लस अराजकतावाद, ठीक, प्लस संप्रदायवाद जैसी स्थिति
उत्पन्न हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको। देखिए, नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मनुष्य क्या है भाई, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब हम ये नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध में ये देख रहे हैं कि नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम इसी से शुरुआत करके इसका उत्तर पाएंगे। देखिए भाई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, इसके कुछ एक तो निजी ज़िंदगी इसकी होती है और एक जो है इसका सार्वजनिक ज़िंदगी होती है। तो जब सार्वजनिक निजी ज़िंदगी में क्या है, प्रेम, करुणा, भावना, दया, परोपकार जैसी चीज़ें गुड़ गुड़ कर भरी हुई हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे तो कोई समस्या, चलिए ठीक है। जब नकारात्मक पहलू की ओर हम आते हैं, मनुष्य में जैसे स्वार्थ भी होता है, इच्छा जैसी चीज़ें होती है, भावना जो है अभिलाषा जैसी चीज़ें हो गई। ठीक है, ईर्ष्या जैसी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें नकारात्मक पहलू में आते हैं। और सकारात्मक और नकारात्मक पहलू में जब टकराहट होता है, जब एक तरीके से भेदभाव और द्वंद्व तनाव जैसी स्थिति पैदा, जब टकराहट होता है तो क्या होता है, भेदभाव, द्वंद्व, तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है। जब तनाव होगा समाज में, फिर क्या होगा भाई, संघर्ष जैसी स्थिति आ जाएगी। जब संघर्ष जैसी स्थिति आ जाएगी तो फिर क्या होगा, किस बात का संघर्ष होगा आप बताइए? समाज में संसाधनों की मारामारी हो जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। समाज में क्या होगा, संसाधनों की मारामारी हो जाएगी, जातिवाद जैसी कुंठा जाग जाएगी, व्यक्तिवाद जैसा चीज़ उत्पन्न हो जाएगा, अराजकतावाद आ जाएगा समाज में। उसके बाद संप्रदायवाद जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी, तब फिर क्या करेंगे, आगे देखिए। जब ये सारी भावना उत्पन्न हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर भाई अगर ये ऐसी संसाधनों की मारामारी, जातिवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद और संप्रदायवाद जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इस स्थिति में परिणामतः आप देखेंगे कि इस संघर्ष को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, फिर प्रेम, करुणा, दया, भावना, परोपकार। ठीक है, प्रेम, करुणा, दया, परोपकार etc इत्यादि की आवश्यकता होगी। ठीक है, ध्यान देना है आपको। देखिए, जब ऐसा तनाव जैसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी संघर्ष जैसी स्थिति आ जाएगी तो फिर क्या होगा भाई, आप देखेंगे कि इसका परिणाम ये होगा कि भाई आप अब ज़रूरत ये होगा कि परिणाम हो इस संघर्ष को दूर करने के लिए, परिणामतः आप देखेंगे कि इस संघर्ष को दूर करने के लिए प्रेम, करुणा, दया, भावना, परोपकार जैसी चीज़ों की आवश्यकता आपको समाज में पड़ेगी। अच्छा, ये कहाँ से आएगा भाई, ये मूल्य से आएगा। यही क्या है, प्रेम, करुणा, दया, भावना, परोपकार, ये सारी चीज़ें क्या है, मूल्य ही तो है। मूल्य का मतलब कि जो ऐसा है, मूल्य का मतलब जो इंसान को लाभ दिलाए, इन मानव कल्याण को लाभ दिलाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। जैसे मूल्य की हम बात कर रहे हैं अगर, तो आप समझेंगे कि ये मूल्य से क्या मतलब है। अच्छा, मूल्य ऐसा कौन सा चीज़ होता है, क्या करता है समाज में, करता है कुछ नहीं है। मूल्य ये करता है समाज में, सबसे बड़ा चीज़ ये करता है कि मानव कल्याण की ओर, मानव को मानव कल्याण की ओर प्रशस्त करता है।
ठीक है। समाज को मानव कल्याण की ओर ले जाने की कोशिश करता है, मानववाद की ओर ले जाने की कोशिश करता है, मानवतावाद की ओर ले जाने की कोशिश करता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये मानवतावाद कहाँ से आएगा, ये मानववाद कहाँ से आएगा, ये मानव कल्याण कहाँ से आएगा? जब आप प्रेम, करुणा, दया भावना, परोपकार जैसी चीज़ों को अपने जो है रूटीन में, लाइफ रूटीन में, व्यवहार में, अध्ययन में, या आप जो है वैचारिक रूप में, या ऐसे परिस्थितियों में, या जो है संदर्भ में आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही इसका फायदा मिलेगा। और इससे जब फायदा मिलेगा तो क्या करेंगे आप? फिर राष्ट्र को मानव कल्याण की ओर ले जाएंगे, पूरे समाज को मानव कल्याण की ओर ढकेल देंगे, ठीक है। ये चीज़ होगा। तो ये क्या है? यही मूल्य हैं, ये मूल्य हैं। इसके थ्रू आप क्या करेंगे भाई? इस संघर्ष को आप क्या करेंगे? दूर करेंगे। अच्छा, जो ये मूल्य हैं इन्हीं के द्वारा ये नैतिकता का रूप लेंगी। यही मूल्य बाद में आगे चल के क्या होगा? नैतिकता का रूप ले लेंगी। मतलब इन्हीं मूल्यों के द्वारा आप जो है अपने लाइफ में नैतिक कर रहे हैं कि अनैतिक, ये मालूम चल पाएगा आपको, ठीक है। नैतिकता आपका, क्योंकि नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर होता है, अभी मैं आगे बताता हूँ। अब जब पर्सनल एक व्यक्ति नैतिकता अपने अंदर ये प्रेम, दया, करुणा, भावना, परोपकार जैसी चीज़ें अगर एक व्यक्ति ला देगा तो निश्चित ही ऐसे अगर बहुत सारे व्यक्ति धीरे धीरे ला देंगे, ठीक है। समाज में ऐसे बहुत सारी प्रवृत्तियाँ, अगर बहुत सारे लोगों के अंदर नैतिकता, प्रेम, करुणा, भावना जैसी चीज़ें जाग जाएंगी तो वो व्यक्ति का अपना अलग अलग नैतिकता होगा। मतलब हर एक व्यक्ति का जब अलग अलग नैतिकता होगा तो सारे नैतिकता को जब एक साथ जोड़ेंगे, जब सारे मनुष्य एक साथ संबंध स्थापित करेंगे, जब एक साथ जुड़ेंगे तो वाद संवाद चलेगा। वहाँ पे जो ये संघर्ष जैसी स्थिति है, इससे बचने के लिए जो वाद संवाद होता है, एक सकारात्मक वाद संवाद जब चलने लगेगा इन चीज़ों के आने से, पर प्रेम, करुणा, दया भावना इत्यादि चीज़ों को जन्म देने से, या ईमानदारी जैसी चीज़, सत्यनिष्ठा, ये सत्य क्या है, इन सारी चीज़ों को अगर आप लाके नैतिकता जैसी जब भावना हर एक व्यक्ति के अंदर पनपेगी तो क्या होगा? वो समाज में जो है नैतिकता की भावना एक स्तर पे बढ़ने लगेगी। जैसे ही पूरे समाज पे वो नैतिकता की भावना आ जाएगी, सारे लोगों के अंदर नैतिक भावना जागृत हो जाएगी, तो वो क्या होगा? वो नीति शास्त्र का रूप ले लेगा। वही नैतिकता जब समाज में पूरा समाज फॉलो करने लगेगा, लगभग समाज के अधिकतर लोग जब फॉलो करने लगेंगे तो वही क्या हो जाएगा? नीति शास्त्र हो जाएगा। और इसीलिए नीति शास्त्र की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए आपको नीति शास्त्र की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए नीति शास्त्र यहाँ पे ज़रूरी है। किसके लिए? आपको अपने लाइफ को, जीवन को चलाने के लिए भी तो नीति शास्त्र आवश्यकता है। जब समाज में संघर्ष हो रहा था, आपने लाख को पढ़ा होगा, ठीक है, लाख को पढ़ा होगा, रूसो को पढ़ा होगा। वहाँ पे देखेंगे कि वो जब पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन जब जो छात्र ग्रेजुएशन में करते हैं, वहाँ पे हाब्स लाक्स रूसो को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हाब्स और लाक रूसो ने क्या बताया भाई? सामाजिक संघर्ष था शुरू में, तो सामाजिक संघर्ष को दूर करने के लिए कैसे लोगों को आना पड़ा? ऐसे ही लोगों को जन्म लेना पड़ा ना, जिनके अंदर प्रेम, करुणा या ऐसे ही भावना। तब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? समाज में सहसंबंध स्थापित हो पाएगा, सहसंबंध स्थापित हो पाएगा। और इस सहसंबंध कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, एक ए पर्सन ईर्ष्यालु है और बी व्यक्ति भी ईर्ष्यालु है, तो दोनों में कैसे सहसंबंध स्थापित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। जब उसी व्यक्ति में कोई कम मात्रा करके या ज़्यादा मात्रा प्रेम, करुणा, अगर दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा आया जिसमें दया, भावना, करुणा जैसी चीज़ है, तब शायद जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होगा वो इससे प्रेम दिखाएगा। तो क्या होगा? इससे समाज में जो संघर्ष होगा वो रुक जाएगा। यही इसीलिए नीति शास्त्र की ज़रूरत पड़ी। अच्छा भाई, इतना तो हो गया। अब प्रशासन में इसको कैसे लागू करेंगे आप? प्रशासन में क्या आपका इसका रोल क्या है? प्रशासन में ये रोल है कि जिस व्यक्ति के अंदर, अगर माना जाता है, ऐसा सामान्य रूप में हम मान सकते हैं कि जिसके अंदर प्रेम जैसी भावना होगी, जिसके अंदर करुणा जैसी भावना होगी, जिसके अंदर दया जैसी भावना होगी, जिसके अंदर परोपकार जैसी भावना होगी, जिसके अंदर ईमानदारी होगी, जिसके अंदर सत्यनिष्ठा होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे गुण होंगे, कहने का मतलब है, करुणा, ठीक, ये सारी चीज़ें, विश्वास होगा, परोपकार होगा, सारी चीज़ें जिसके अंदर होंगी, निश्चित ही वो सिविल सेवक बेहतरीन करेगा।
ठीक है। जब समाज में वो जाएगा तो जो निर्णय, जो उसको पद दिया गया है, उस पद का जो है बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। मतलब उस पद से जिसको जितना लाभ मिलना चाहिए था, जितना मानव कल्याण होना चाहिए था, जितना समाज में सामंजस्य की स्थिति होना चाहिए था, जितने लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, कोई योजना आया, मान लीजिए योजना सरकार ऊपर से तो जो है आ गया, लॉन्च कर दिया सरकार ने, और प्रशासन को अब उसको लागू करना है। तो वो योजना में जिन जिन लोगों को, मान लीजिए किसानों के बारे में अगर योजना है या वृद्धों के बारे में, जो जिसके बारे में योजना है उसको पूरा लाभ मिला कि नहीं मिला, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये कौन सा चीज़ दिखाएगा आपको रास्ता, ये नीति शास्त्र ही आपको ये रास्ता दिखाएगा। तो इसीलिए समझिए, मानव का इसीलिए संबंध है किससे, नीति शास्त्र से। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। तो ये चीज़ आपको पूरे एग्ज़ाम, पूरे जो है सिलेबस में हम जो है बात कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक में नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध में ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और इसको कैसे ध्यान में रखना होगा, लोक सेवा को ध्यान में रखते हुए। ये सारी कहानियाँ तो ठीक है, लेकिन इसके साथ आप ये ध्यान रखें कि लोक सेवा में क्यों लाया गया है। लोक सेवा में नीति शास्त्र इसीलिए लाया गया कि व्यक्ति के अंदर जैसे प्रेम जैसी चीज़ क्या होती है, करुणा, दया, भावना, परोपकार, मूल्य, जो हमारे मूल्य हैं वो क्या होते हैं, मूल्यों का अध्ययन हम करके जो है इसकी जानकारी लेकर हम जो है इसको ठीक से जो है लागू कर पाएंगे हम किसी लोक सेवक के स्थिति में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।